किसी देश की रूल बुक यानी उसका संविधान आखिर लिखा कैसे जाता है? क्या ये कोई एक दिन का काम है? भारत के मामले में तो ये कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं थी। ये थी एक 200 साल लंबी रिले रेस। जी हाँ, एक ऐसी रेस जिसमें सत्ता की मशाल, आप कह सकते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ जाती रही, एक कानून से दूसरे कानून तक। और इसी लंबी दौड़ ने आखिर में जाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान को शक्ल दी। तो चलिए इस रेस के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था जब एक ट्रेडिंग कंपनी की गलतियों ने, कह सकते हैं, इतिहास का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। देखिए, 1770 का दशक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जो कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी वो खुद ही मुश्किलों में फंस गई थी। पैसे की तंगी, अधिकारियों पर करप्शन के बड़े बड़े आरोप और ऊपर से बंगाल में जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसकी वजह से इतना भयानक अकाल पड़ा कि लाखों लोगों की जान चली गई। इन सब चीजों ने ना ब्रिटिश संसद को नींद से जगा दिया। अब ये बिल्कुल साफ था कि भाई अब कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और यहीं से आया पहला बड़ा कदम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट ने पहली बार भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने, यानी एक जगह से चलाने की नींव रखी। हुआ ये कि बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल, उनकी मदद के लिए एक काउंसिल भी बना दी गई और बॉम्बे और मद्रास को उनके अंडर कर दिया गया। तो ये भारत में ब्रिटिश कंट्रोल की एक, कह सकते हैं, प्रॉपर शुरुआत थी। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम बनाया जिसे डबल गवर्नमेंट कहा गया। मतलब ब्रिटिश सरकार ने कहा, देखो, जितने भी पॉलिटिकल मामले हैं वो हम देखेंगे, और कंपनी को बोला तुम बस अपना व्यापार संभालो। कमाल की बात यह है कि इसी एक्ट के बाद कंपनी के इलाके ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहलाने लगे। तो ये तो थी शुरुआत। अब आगे बढ़ते हैं। रेस का जो अगला पड़ाव था ना, वो थोड़ा धीमा था लेकिन बहुत जरूरी था। ये वो दौर था जब भारतीयों के लिए गवर्नेंस में शामिल होने का दरवाजा, कह सकते हैं, जरा सा खुलने लगा था। 1857 का विद्रोह, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार ने कोई चांस नहीं लिया। उन्होंने सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया और भारत का कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में आ गया। ये एक डायरेक्ट और फाइनल पावर ट्रांसफर था। 1857 के बाद अंग्रेजों को एक बात समझ आ गई थी कि भारतीयों के सपोर्ट के बिना यहाँ राज करना बहुत मुश्किल है। तो 1861 में एक एक्ट आया जिसने पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा। मतलब वाइसरॉय अब कुछ इंडियंस को अपनी काउंसिल में नॉमिनेट कर सकते थे। हाँ, ये बहुत छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा इशारा भी था। लेकिन क्या ये काफी था? बिल्कुल नहीं। इस शुरुआत की खूब आलोचना हुई। इसे कहा गया बिना दांतों वाला शेर। क्यों? अरे भाई, क्योंकि काउंसिल के पास बजट पर कोई कंट्रोल नहीं था। उनकी पावर बहुत लिमिटेड थी। वो बस बहस कर सकते थे, लेकिन असली ताकत तो अब भी वाइसरॉय और ब्रिटिश सरकार के ही हाथ में थी। लेकिन फिर भी बदलाव तो हो रहे थे। भारतीयों की मांगें बढ़ रही थीं, तो सरकार को झुकना पड़ रहा था। 1909 के एक्ट में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज 16 मेंबर से बढ़ाकर सीधा 60 कर दिया गया। इससे पता चलता है कि रिप्रेजेंटेशन का आइडिया अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहा था। लेकिन 1909 के सुधारों के साथ एक बहुत ही विवादास्पद चीज भी आई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग निर्वाचक मंडल। इसका सीधा मतलब ये था कि मुस्लिम सदस्यों को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुन सकते थे। इसी एक कदम ने भारतीय राजनीति में वो बीज बो दिए जो आगे चलकर देश के बंटवारे की एक बड़ी वजह बने। अब आते हैं इस रेस के तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो वक्त था जब आज़ादी से ठीक पहले के बड़े बड़े एक्ट्स ने भारत के भविष्य की सरकार का एक पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। जैसे कि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें कई नए एक्सपेरिमेंट किए गए। प्रांतों में डाया की शुरू की गई, मतलब सरकार के कामों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जो जरूरी डिपार्टमेंट्स थे वो अंग्रेजों ने अपने पास रखे और जो कम जरूरी थे वो भारतीय मंत्रियों को दे दिए। इसके अलावा सेंटर में 2 हाउस वाली लेजिस्लेचर बनी और देश में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन भी हुए। और फिर आया वो एक्ट जो सब पर भारी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट था। इसे सिर्फ ब्लूप्रिंट कहना गलत होगा। इसने भारतीय नेताओं को सरकार चलाने का वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जो आज़ादी के बाद बहुत काम आया। और यही वजह है कि हमारे आज के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे इसी एक्ट से लिया गया है। इस एक्ट ने एक और बहुत जरूरी काम किया, पावर्स का बंटवारा। इसने सेंटर और प्रोविंसेस के बीच सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में बांट दिया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। कुछ याद आया? जी हाँ, ये वही स्ट्रक्चर है जो आज भी हमारे संविधान की नींव है, जो सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर को बैलेंस करता है। तो अब हम पहुंच गए हैं इस रिले रेस के फाइनल लैप में। अब वो मशाल भारतीयों के हाथ में आने वाली थी। अब वो खुद अपने देश का संविधान लिखने वाले थे। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई। 1947 में भारत आज़ाद हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे अपनाया गया। और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया और भारत बन गया एक रिपब्लिक। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, इतना वक्त लगा था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये डिटेल्ड रूल बुक तैयार करने में। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये उनकी जबरदस्त मेहनत, घंटों की बहसों और दूर की सोच का नतीजा था। जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह ऐतिहासिक काम किया, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा था। हालांकि मुस्लिम लीग ने भी 73 सीटें जीती थीं, लेकिन उन्होंने बाद में असेंबली का बायकॉट कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस का प्रभाव और भी ज्यादा हो गया। एक और ख़ास बात ये थी कि हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर से अच्छे आइडियाज़ लिए। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए और फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स लिए। इन सब को मिलाकर उन्होंने भारत के हिसाब से एक बिल्कुल अनोखा डॉक्यूमेंट तैयार किया। तो 200 साल की इस लंबी रीले रेस के बाद भारत को आखिर अपनी रूल बुक मिल ही गई। पर यह कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी देश का संविधान कभी सच में पूरा हो जाता है, या फिर ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जो अपने लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से हमेशा बदलता रहता है, विकसित होता रहता है?